अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूँ आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए पीका और इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस जारी। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं, खातून अव्वल से मुतल्लिक खबरें चलाई गई, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल की गई। मीडिया तनकीद करना चाहता है तो करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस मीडिया पर खतगन से मुतालिक नहीं, फेक न्यूज़ नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। वज़ीर आज़म समेत किसी को कानून से सस्ता नहीं होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक नसीम का कहना था कि फेक न्यूज के खात्मे के लिए कानून लाया जा रहा है। कम से कम सजा 5 साल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में ऑर्डिनेंस की भरमार थी, आज ऑपोजिशन कौम को वरगला रही है। क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए? तो पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है वो उस ऑर्डिनेंस से जो सजा है 3 साल से 5 साल है। वजीर कानून का कहना था कि जजेस के खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर शोहरत खराब की जा रही है। जल्द केसेस का फैसला न करने पर जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मकामी हुकूमतों का निजाम न आने तक अमन व अमान की सूरत-हाल बेहतर नहीं हो सकती। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, वो खुद कंप्लेनेंट बने और इसका दरअसल फ़ायदा उठाया जाता है कि ये देखा जाता है वो तो कभी आएंगे नहीं, तो लिहाजा हम खूब फेक न्यूज़ इशू कर दें। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया, और अगर उसके रीज़न्स प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। फारूक नसीम ने मजीद कहा कि फेक न्यूज फैलाने वालों का जाती एजेंडा होता है, जो मुल्क में हिजानी कैफियत फैलाना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की तरमीम सामने आ गई, जिसके तहत किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासरा फरीक, उसका नुमाइंदा या गार्जियन होगा। जुर्म को काबिल दस्त अंदाजी करार दे दिया गया है, ये नाकाबिले जमानत होगा। ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगा। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, पीका कानून के तहत जुबान बंदी की गई, ऐसी सख्तियां और काले कवानीन आमर दौर में भी नहीं थे। ऑर्डिनेंस को 10 साल पीछे से लागू करे, मैं पहले हिमायत करूंगा। आज भी पीटीआई वाले मुखालिफिन पर गलीज़ इल्जाम लगाते हैं। मार्च के बिजली बिल में फ्यूल चार्जेस 6 रुपए लग कर आए हैं आएगा और पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ाई जा रही हैं। कानून के जरिए जो तरमीम की गई है उसके ज़रिए ज़बाबंदी की कोशिश है। इस किस्म के काले कवानीन किसी फ़ौजी आमिर के दौर में भी आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जो आज के दौर में ये इमरान नियाज़ी की नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत कर रही है। मैं तो मुतालबा करूँगा कि इस ऑर्डिनेंस का जो 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 आगाज़ होना है, जब से नाफिज होना है, इसको ज़रा कोई 10 साल पीछे ले जाए। आज भी जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाते हैं सियासी मुखालिफिन पर, ये लगा रहे हैं बिजली की कीमतें तुम रोज़ाना बढ़ाओगे, पेट्रोल की कीमतें तुम रोज़ाना बढ़ाओगे और फिर कहोगे कि जी महंगाई जो है वो सिंध हुकूमत रोकती नहीं है। पीएसएल से मुतालिक खबर है कि पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 23 रन से शिकस्त दे दी। 167 रन हदफ के ताक़ुब में किंग्स 8 विकेट पर 132 रन ही बना सके। जो क्लार्क की 50 भी काम ना आ सकी। बाबर आजम ने 36 और अहमद वसीम ने 11 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स की जानिब से खुरम शहजाद ने 4 और नसीम शाह ने 2 विकेट ली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। और यहाँ आपको बताएं, शहर कायद में जराइम पेशा अनासर बेलगाम है। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 में शहरी घर की दहलीज पर लुट गया। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और इत्मीनान से शहरी का मोबाइल फोन, नकदी लेकर चलते बने। पड़ोसी घर के दरवाजे से शहरी के लुटने की वीडियोस बनाता रहा।
کراچی میں کورنگی کازوے پر ٹریفک جام کے دوران ڈاکوؤں نے شہریوں سے لوٹ مار کی. لوٹ مار کے دوران شہری لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون سے محروم ہو گئے. شہر قائد میں اندھیر نگری چوپٹ راج، رات ہو یا دن شہری ایک لمحہ بھی محفوظ نہیں. کورنگی کازوے سے ملیر ندی جانے والی سڑک پر ٹریفک جام کے دوران ڈاکو پہنچ گئے، اطمینان سے لوٹ مار کی. عینی شاہدین کے مطابق 100 سے زائد شہریوں سے 6 سے 8 ڈاکو نقدی اور موبائل فون لے کر چلتے بنے. پولیس کے دیر سے پہنچنے کا شکوہ بھی کر دیا. 10 سے 12 لوگ تھے جو دونوں سائڈوں کو پراپر بلاک کر کے لوٹ رہے تھے. اور میں اس لیے ٹائم بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے اس فون سے 15 پہ کال کی ہے. 8:33 پر میں نے کال کی ہے. پولیس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا. پیچھے تک روڈ جام تھا، یہ روڈ بھی جام تھا، دوسرا روڈ بھی جام تھا، اور وہ ڈاکو تسلی سے لوٹ رہے تھے. اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ بلوچ کالونی سے کورنگی کازوے اور ملیر ندی تک وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پولیس کہیں نظر نہیں آتی. کراچی کے حالات کچھ سال قبل خراب تھے، اسے دوبارہ خراب نہیں ہونے دیں گے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے 2 ٹوک کہہ دیا. بولے شہر میں فوج، رینجرز، پولیس کی بدولت امن قائم ہوا. کورنگی واقعے کا نوٹس لیا ہے، ایسے واقعات روکنا ہوں گے. صحافی اطہر متین کا قتل بھی افسوسناک قرار. پورے کراچی میں جہاں جہاں پہ اس طرح کے ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائم، ان میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ایکشن بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے یہاں پہ پولیس انتظامیہ میں چینج بھی کیا گیا. ایک انسیڈنٹ بھی یہاں پہ نہ ہو، ایک کسی سے بھی کوئی موبائل، کوئی 1 روپیہ بھی نہ چھینا جائے. تو اس پہ پورا کام کر رہے ہیں، اور یہی جو ہم نے سیف سٹی کا پروجیکٹ اور دیگر چیزوں میں اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں کراچی میں امن و امان کا معاملہ صرف حکومت کو خود دیکھنا ہے. لوکل گورنمنٹ بحال ہونے تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. مزید کہا ایم کیو ایم پاکستان وزارتوں کے مقابلے میں شریک نہیں. وزارت قانون کبھی بھی ایم کیو ایم کی خواہش نہیں تھی. لا اینڈ آرڈر ہے، یہ گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھنا ہے. جو مین اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے، وہ شیخ رشید نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. میں گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو ہر طرح سے تمام ایکشنز لینے چاہیے. اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب تک لوکل گورنمنٹ فائل نہیں ہوگی تب تک یہ لا اینڈ آرڈر، دیکھیں جو اسٹریٹ کرائمز ہے نا، اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور ہے. جہاں تک کہ ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے، وہ کسی وزارت سے کمپٹیشن میں نہیں ہے، نہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے. سارے ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، لیکن باقی جو عوام کا رد عمل ہے وہ نیچرلی عوام کا رد عمل ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں اسلام آباد پولیس نے سینئر صحافی محسن بیگ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا. مقدمے میں انسداد دہشت گردی اور اقدامی قتل کی دفعات بھی شامل ہیں. مقامی عدالت نے اسلحہ کیس میں محسن بیگ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. سینئر صحافی محسن بیگ پر تھانہ مارگلہ میں ایک اور مقدمہ درج. مقدمہ اختر عباس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمے میں اسلحہ آرڈیننس کی دفعات شامل کی گئی ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے محسن بیگ کو اسی مقدمے میں ڈیوٹی جج شعیب اختر کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے محسن بیگ کو مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. واضح رہے کہ سینئر صحافی محسن بیگ پہلے ہی دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں. نیوز ون نشریات کی جبری بندش 10ویں روز بھی جاری ہے. چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی تنظیموں کے تحت احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی بالکل، اور حکومت سے فوری طور پر نشریات بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. نیوز ون نشریات کی جبری بندش 10ویں روز بھی جاری ہے. نیوز ون کی نشریات کی بندش کا 10واں روز ملک گیر احتجاج جاری ہے. نیوز ون کو بحال کرو، نیوز ون چینل کو بحال کرو. خوشاب میں ڈسٹرکٹ الیکٹرانک میڈیا کلب کے تحت کلمہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اٹک میں نیوز ون کی بندش، صحافی محسن بیگ کی گرفتاری اور اطہر متین کے قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. مقررین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت صحافی کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. نیوز ون کی جبری بندش کے خلاف ٹنڈوالا یار میں بھی نیشنل پریس کلب کے تحت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا.
ओहाड़ों के सहाफियों ने भी नेशनल प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली। खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां सीटीडी ने जमरूद में कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम की 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम, 2 पिस्टल और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद कर ली गई हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, इससे मुतालिक पेशावर सीटीडी ने जमरूद में कार्रवाई करते हुए कालदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अमल में लाई गई है सीटीडी की जानिब से, जिनके मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 दस्ती बम, 2 पिस्टल और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद की गई हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब कुछ तस्करा बढ़ती महंगाई का, जिसने सबको परेशान कर दिया है। फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाला नौजवान मोहम्मद इकराम भी महंगाई से शदीद मुश्किलात का शिकार है। रेहड़ी पर फ्रूट बेचकर घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। नौजवान मोहम्मद इकराम से मिलवा रहे हैं हैदर अब्बास। मुल्तान में सारा दिन सड़क किनारे फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाले नौजवान मोहम्मद इकराम को भी महंगाई ने जकड़ लिया। मोहम्मद इकराम एमडीए चौक, शादाब कॉलोनी, रजा कॉलोनी और दीगर इलाकों में सारा दिन आवाज लगाकर फ्रूट बेचता है, लेकिन महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं कर पाता। केले लो, सेब लो, अमरूद लो, किन्नू मिठे लो, केले लो, अमरूद लो, सेब लो, चाचा वड्डे दे भाग दे। मोहम्मद इकराम का कहना है महंगाई इतनी हो गई है कि फ्रूट बेचकर घर का किराया भी पूरा नहीं होता। मोहम्मद इकराम है भाईजान, पहले ना 5 साल से काम शाम सही चलता था, खर्चे भी पूरे रहते, सारा माल भी बिक जाता, पेट्रोल भी बढ़ गया, चीनी भी बढ़ गया। अब कहाँ जाए गरीब बंदे सर जी, मजबूरी है, क्या करें भाईजान। काम बंद करते हैं तो कमेटी वाले कंडे बट्टे ले जाते हैं, हर चीज ले जाते हैं, फिर अब काम बंद नहीं कर सकते, महंगाई बड़ी हुई पड़ी साहब जी। फ्रूट की रेहड़ी पर ग्राहकों के इंतजार में बैठा नौजवान इकराम महंगाई कम होने के लिए अभी भी पुरउम्मीद है। सड़क किनारे फ्रूट की रेहड़ी लगाने वाला मोहम्मद इकराम भी इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशान है, क्योंकि इस रेहड़ी से उसके घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब लेकिन फिर भी पुरउम्मीद है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करेगी। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदराबाद, न्यूज़ 1 मुल्तान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कराची में पानी फराहमी के मंसूबे K4 के पहले मरहले में टेंडर्स के इजरा पर वापडा की जानिब से पेपरा कवानीन में संगीन बेकायदगियों की निशानदही कर दी। वज़ीर आज़म से कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान को लिखे गए खत में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने दौरा चीन के दौरान चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के K4 मंसूबे में सरमायाकारी के लिए मुआहदा किया, जिसके तहत चेयरमैन वापडा को टेंडर जारी करने की हिदायत की गई। वापडा ने पेपरा के कानून 2004 की खिलाफ वर्जी करते हुए ओपन टेंडर के बजाय 4 मनपसंद कंपनियों से 126 अरब रुपए के मंसूबे के लिए 21 फरवरी तक पेशकश तलब की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक 4 इदारों FWO, NLC, KSEW और रेल कॉर्पोरेशन को K4 मंसूबे के लिए पेशकश देने का कहा गया है। इन इदारों के पास ना तो मतलूबा महारत है, न ही जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए दरकार सहूलतें दस्तियाब हैं। खत में वजीर आजम से मुतालबा किया गया है कि मामले की इंक्वायरी करके कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं। चीनी कॉर्पोरेशन CEEC की तजावीज़ की रोशनी में K4 मंसूबे की 18 माह में तकमील के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए।